नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आइए बच्चों हम लोग प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति के कारण हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाश क्या है। बेटा आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति के कारण हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ लीजिए कि हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण हो रही है। ठीक है, वो दिखाई दे रही हैं बच्चों। तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण किस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं बेटा, कि सबसे पहली बात तो जब प्रकाश आता है तो जो वस्तु हमें दिखाई देती है तो उस वस्तु से टकराता है। उस वस्तु से टकराने के पश्चात में प्रकाश हमारे नेत्रों में पहुंचता है और रेटिना पर प्रकाश किरणें जब एकत्रित होती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तो रेटिना पर हमारे रेटिना पर नेत्र की रेटिना पर जो है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस वजह से हमें प्रकाश की मतलब कि वस्तु की अनुभूति होती है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है बच्चों, कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु, मान लो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें हवा नहीं दिखाई देती है। हवा क्यों नहीं दिखती है बच्चों? प्रश्न तो है, ठीक है प्रश्न। तो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि बच्चों जो हवा है, वायु है, उसमें परावर्तन की घटना नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि बच्चों प्रकाश पूरा पूरा आर पार चला जाता है हवा में। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा प्रकाश में वायु में प्रकाश का परावर्तन न होने की वजह से हमें हवा नहीं दिखाई देती, वायु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देती। तो रीजन यही है क्योंकि वायु में प्रकाश का परावर्तन नहीं है। तो हमें जितनी भी वस्तुएं संसार में दिखाई दे रही हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रही हैं। ठीक है, दिखाई दे रही हैं बेटा। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन इसके सटीक लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके परावर्तन के कारण हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके परावर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, रेखा में गमन करता है। तो बेटा पहला गुण हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर हमने देखी कि बच्चों प्रकाश की चाल जो वायु या निर्वात में होती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इतनी होती है बच्चों, प्रकाश की चाल इतनी होती है। तीसरा इसका गुण है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। और इसका चौथा गुण है बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। तो इस तरह से हमने प्रकाश के कुछ गुणों का अध्ययन किया। अब इस तरह से प्रकाश के गुण और प्रकाश की डेफिनेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 2 नंबर का आपसे पूछेगा यदि आता है तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है
तथा प्रकाश के गुणों का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश, ये इस तरह से आपको प्रकाश की डेफिनेशन लिखनी और ये आपको गुण डाल करके हेडिंग डाल के लिख देना है। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रॉपर्टी है बच्चों। तो आइए अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें कि प्रकाश को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिस ब्रांच के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उस शाखा का नाम है प्रकाशिकी। तो बच्चों यहाँ पे प्रकाश का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, तो दो रूपों में करते हैं बच्चों। ठीक है, दो रूपों में करते हैं। कैसे, हम आपको बता दें। प्रकाश का जब अध्ययन करते हैं तो इसको, इस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये प्रकाशिकी का वर्गीकरण दो तरह से किया गया। तो न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर, न्यूटन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है एक एक सीधी रेखा में चलता है और क्या है बेटा, ये एक किरण है। तो प्रकाश एक किरण है बच्चों। तो यहाँ पर न्यूटन ने बताया कि प्रकाश किरण है। ठीक है, तो किरण जब मान करके प्रकाश को पढ़ते हैं तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित हुई। ठीक है, तीन प्रकार की घटनाएं, परावर्तन, दूसरी अपवर्तन और तीसरी घटना है वर्ण विक्षेपण। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इसके, ये तो बच्चों हम लोगों को इतना हमें कक्षा 10वीं में पढ़ना है, इतना कक्षा 10वीं में पढ़ना है। लेकिन कुछ समय पश्चात दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगन। ठीक है, हाइगन ने यहाँ पर अपना तरंग सिद्धांत दिया। हाइगन, इन्होंने अपना एक तरंग सिद्धांत दिया। तो तरंग सिद्धांत में प्रकाश को इन्होंने तरंग माना। ठीक है, तरंग कुछ इस प्रकार से चलती है बच्चों। ठीक है, तो ये तरंग है, तो प्रकाश को तरंग माना। जब तरंग माना गया बच्चों, तो यहाँ पर और जो है तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीन घटनाएं तो घटित हो ही रही थी, प्लस तीन और घटनाएं घटित होने लगी यहाँ पर। तो विवर्तन, पहली घटना थी विवर्तन और दूसरी घटना थी बच्चों व्यतिकरण और तीसरी घटना थी यहाँ पर ध्रुवण। तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित हुई यहाँ पर जब प्रकाश को तरंग माना गया बच्चों। तो इसे हमें कक्षा 12वीं में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको केवल हाई स्कूल में केवल इतना पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो पहला इसका टॉपिक है हमारा, जो इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझते हैं बच्चों कि प्रकाशिकी के अंतर्गत हम दो रूपों में प्रकाश को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, हमने प्रकाश को किरण माना हुआ है, इस वजह से इसको किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। किरण प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। ठीक है, न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन। और यहाँ पर प्रकाश को हमने तरंग माना हुआ है, इस वजह से इसको हम इस शाखा को हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, यह हाइगन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। तो बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, ये पहला टॉपिक है। इसका अभी तक हमने इसके बेसिक के बारे में आपको बताया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमें ये चीजें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्रम से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, पहली हेडिंग रहेगी आपकी प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है बच्चों। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई सतह है बच्चों, ये कोई सतह है। अब इस सतह पर हमने एक लंबवत लाइन खींच दिया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। अब यहां से कोई प्रकाश किरण इस तरह से हम लोग आपतित कराते हैं बच्चों, इस प्रकार से ये प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित हो रही है, इसको हम आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, ये वाले एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे एक टकराने के पश्चात क्या होती है, प्रकाश किरण इस तरह से ये वापस जाती है। ठीक है, ये इस तरह से वापस जाती है, तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये हमारे पास में सतह है बच्चों, सतह। और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे इसको प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अभी तो हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखिए बच्चों, हम आपको बताएं, पहली बात तो फिजिक्स में सबसे पहला सब्जेक्ट ये है कि बच्चों इसमें इमेजिनेशन का सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा आप लोग कल्पना कर सकते हैं, जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना ज्यादा सोचिए, तभी आपको ये उतना ही ज्यादा क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से परावर्तन के बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग जनरली आसपास के ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जो आप लोगों को आपने देखा हो, ठीक है, फिर उनकी सहायता से इसको रिलेट करेंगे, जिससे आपको क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में बच्चों कोई बॉल है, गेंद है, उस गेंद को हमने फेंका, किसी दीवार पर टक्कर मारी, तो गेंद क्या होती है कि टकराने के पश्चात, जैसे कि मान लो हमने यहाँ से बॉल को फेंका इस तरह से, तो बॉल टकराने के पश्चात में वापस हमारे पास आती है। मान लो यहाँ पर कोई माध्यम नहीं, यहाँ पर क्या है, हवा है, तो हवा से हमने फेंका बॉल को, लेकिन वो दीवार से टकराने के बाद में पुनः हवा में आ जाती है बॉल, तो मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस आ जाती है। ठीक है, तो बॉल का किसी सतह से टकराकर वापस आना, ये बॉल का परावर्तन है। ठीक इसी तरह से प्रकाश किरण भी किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्रकाश किरण यहाँ पे डाली हुई है, तो टकराने के पश्चात यहाँ पर मान लो कोई माध्यम रहा होगा, हवा मान लो, हवा से प्रकाश किरण गई, किसी सतह पर टकराई, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर, किसी माध्यम या किसी सतह से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चीजें आपको बता दें। अब इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको नियम बता देता हूं बच्चों। ठीक है, तो नियम क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नियम है बच्चों इसका, पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, तो मतलब आपतन कोण का मान
सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन के कोण के मान के बराबर होता है बच्चों, पहला रूल हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपतित किरण, आपतित किरण किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग चित्र के अनुसार देख सकते हो। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके जो नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, आपतित किरण, बच्चों यहाँ पे गड़बड़ लिख गया है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। दर्पण वह युक्ति है जो प्रकाश का लगभग 100% भाग उसी माध्यम में वापस कर देती है, उसे दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वह युक्ति जो प्रकाश का लगभग 100% भाग उसी माध्यम में वापस कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह युक्ति जो प्रकाश का लगभग 100% भाग उसी माध्यम में वापस कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, दर्पण क्या है? वह युक्ति है जो प्रकाश का लगभग 100% भाग उसी माध्यम में वापस कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के यहाँ पर प्रकार की बात करें बेटा तो दो प्रकार के होते हैं दर्पण। पहला दर्पण है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, पता नहीं। प्लेन मिरर। और दूसरा हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको बता दें कि जो समतल दर्पण है, ठीक है, वो क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी हमने आपको बताया कि दर्पण क्या है। ठीक है, इसके बाद में अब दर्पण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला है समतल दर्पण बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक समतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। पहले हम आपको, ये तो प्रकार है समतल दर्पण, ये अब हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो समतल दर्पण का मैं यहाँ पर एक ये आपको दिखाता हूँ, ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो बेटा ये पीछे क्या होता है कि कांच का एक समतल प्लेट है और इसके पीछे से हमने क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, कांच की एक समतल प्लेट पर जब हम पीछे साइड से मतलब एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि एक साइड इसका बचता है। तो जो साइड बच जाता है तो उस साइड से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण को इस पर आपतित कराते हैं। जब इसमें कोई प्रकाश किरण आपतित होगी बच्चों, ठीक है, इस तरह से प्रकाश किरण आपतित होगी, तो आपतित होने के पश्चात में इस तरह से वापस भी होगी प्रकाश किरण।
तो जिस सतह से टकरा करके प्रकाश किरण वापस होती है उस सतह को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि बेटा कि जिस सतह से प्रकाश किरण टकरा करके वापस होती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और बेटा इसमें समतल दर्पण की एक खास बात है कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। तो हम समतल दर्पण की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका चित्र बना लीजिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों को समझना है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? तो गोलीय दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण की बात करें, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि एक मान लीजिए कांच का कोई गोला है, खोखला गोला है, इसको आपने इधर से काटा और इधर से काटा। अब इसका एक सिरा यहां पे रख दिया बच्चों, ये है, और इसके यहां पर इस पर पॉलिश कर दिया आपने पीछे वाले साइड से, ठीक है। और दूसरा सिरा ये है, तो इस सिरे को आपने यहां पर रख दिया। अब इस पर भी यहां पर पॉलिश कर दिया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश किरण इसमें यहां से टकरा करके, तो ये वाला सतह क्या होगा बच्चों? ये अंदर वाला सतह इसका परावर्तक सतह होगा, और इसका ये बाहर वाला सतह क्या होगा? परावर्तक सतह होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका भी सतह क्या है? गोलाकार है, गोली है, और इसका भी परावर्तक सतह क्या है? गोली है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो देखो मैं बता दूं आपको कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो बच्चों? गोली हो, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो बच्चों यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है बेटा, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में, और उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है तो इसका जो है तो परावर्तक सतह ये थोड़ा सा दबा हुआ है, धसा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी बात, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है बच्चों, मतलब कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसा गोलीय दर्पण बच्चों जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, उभरा मतलब उत्तल, उभरा से उत्तल है, तो उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। अगर जो दबा हुआ है बेटा, धंसा हुआ है, ठीक है, उसको अवतल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके आगे हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? तो प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, इमेज,
ठीक, इमेज की बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या बना करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सहायता से भी हम प्रतिबिंब को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की हम जनरली बात करें बच्चों, तो प्रतिबिंब जो है तो दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों, एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, ठीक है, और एक होता है आभासी, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं इसी को, ठीक है, काल्पनिक भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है बेटा, उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा है बच्चों, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और जबकि आभासी प्रतिबिंब, तो इसका लास्ट में सी आ रहा है, तो यह प्रतिबिंब क्या बनता है बेटा, सीधा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टा बनेगा और जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे समझे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में मान लो एक समतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ये समतल दर्पण रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक सामने वस्तु को रखा हुआ बच्चों, ये सामने वस्तु रखी हुई है, यहाँ से एक प्रकाश किरण इधर आपतित कराते हैं, दूसरी प्रकाश किरण भी हम यहाँ पे आपतित कराते हैं। तो बच्चों टकराने के पश्चात प्रकाश किरण इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और ये वाली प्रकाश किरण भी इस प्रकार से आगे बढ़ती है बेटा टकराने के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी जगह नहीं है, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बेटा, इधर बनाते हैं। ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है, यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा हुआ है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, टकराने के पश्चात इस तरह से ये प्रकाश किरण चली गई, दूसरी प्रकाश किरण को हमने यहाँ पर डाला और ये प्रकाश किरण इस तरह से नीचे चली गई। बच्चों अब ये प्रकाश किरण आपस में दूर दूर जा रही, तो आपस में तो कभी काटेंगे नहीं, तो इनको क्या करते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके पीछे बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगे कि प्रकाश किरण वो यहाँ से ना आकर के वो कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। ठीक है, तो इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में जाकर के काटेंगी। ठीक है, तो जहां पर ये प्रकाश किरणें काट जाएंगी बच्चों, तो वहीं पर इनका ये प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि बच्चों कि ये वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रहा, यहाँ पर वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं काट रही हैं। ठीक है, तो वास्तव में जब प्रकाश किरणें नहीं काटती हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है तो सीधा बनेगा, देखिए यहाँ पर वस्तु के जैसे ही ये प्रतिबिंब बना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर समतल दर्पण से मैंने प्रतिबिंब को बनाया हुआ है। तो आप लोग प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, एक बार डेफिनेशन सुन लेना और उसको आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेना। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है बात समझते हैं। तो बेटा जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर किसी दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर किसी दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन या अपवर्तन, या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो बेटा इसमें ध्यान रखिएगा कि जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, मतलब उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ध्यान से फिर से सुन सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा है बच्चों। जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, और जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, जैसे कि ये आपको मैंने दिखाया डॉटेड लाइन से ऐसे ही पीछे बढ़ा दिया गया, वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है।
जब काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब, और जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटें तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए हम, ये तो आभासी प्रतिबिंब का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हम आपको एक वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल बनाकर दिखा देते हैं बच्चों। मान लीजिएगा कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने मान लेते हैं एक वस्तु को मैंने रखा, ये वस्तु रखी है बच्चों। तो यहां से एक प्रकाश किरण यहां पर गई, ये समांतर इस तरह से ये प्रकाश किरण गई और ये टकराने के पश्चात यहाँ पर आकर काट गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को हमने, ये इसका फोकस होता है, इसको हमने यहाँ से गुजारा और ये गुजरने के बाद में यहाँ पर जो प्रकाश किरण फोकस से जाती है वो टकराने के पश्चात समांतर हो जाती है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया बच्चों, ठीक है। तो वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें आपस में काट रही हैं, ठीक है। काट रही हैं क्या बेटा? तो ये देखिए कि ये प्रकाश किरण यहाँ से गई है, टकराने के पश्चात पुनः ये इधर आ गई, ठीक है। टकराने के पश्चात ये आ गई और यहाँ पर, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गई है, ये टकराने के पश्चात पुनः यहाँ पर आकर के आपस में कट गई प्रकाश किरणें, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें जब आपस में वास्तव में काटी तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और बच्चों देखिए यहाँ पर ये सीधी वस्तु रखी है भी, और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये कैसा बना है? उल्टा बन गया। तो वास्तविक कैसा बनता है बेटा? उल्टा। और आभासी कैसा बनता है? सीधा। तो देखिए ये आभासी है और ये सीधा, देखिए ये उल्टा बना हुआ है, उल्टा है, और ये कैसा है बच्चों? ये सीधा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग आगे समझने वाले हैं। यहाँ पर समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की कुछ स्थितियां मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्या क्या इसमें गुण होते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के। बच्चों मैं आपको यहाँ पर बनाकर फिर से बताता हूँ समतल दर्पण का प्रतिबिंब, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उनको बता दूंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ये, और इधर से एक प्रकाश किरण इधर आई, टकराने के पश्चात में यह प्रकाश किरण इस तरह से आगे चली गई। उसके बाद प्रकाश किरण यहाँ पर टकराई आकर के बेटा ये, अब इसको बेटा इसको इस तरह से ये प्रकाश किरण चली जाएगी पीछे, इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ा लेते हैं बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें आपस में इस प्रकार से वास्तव में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बट इनको पीछे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन गया। तो इसमें पहली क्वालिटी ये है बेटा कि जितनी दूर पर, मान लो ये डी दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखी है, तो दर्पण से उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। तो पहली खास बात तो ये होती है बच्चों कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, आपको बता दें कि बच्चों जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब भी बनता है। तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या रहती है बेटा? समान रहती है, ठीक है। उसके बाद में मतलब यहाँ पर ये जो दूरियां रहती हैं इसकी समान रहती हैं। दूसरी बात बेटा, जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो मतलब यहाँ पर वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर रहता है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु के बराबर ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि यदि हम इस प्रतिबिंब को दर्पण की ओर विवेक से गति कराएं तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर विवेक से ही गति करेगा, ठीक है। और यदि हम ऐसा कहें कि यदि हम वस्तु को दर्पण की ओर विवेक से गति कराएं तो
दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब भी विवेक से गति करता है। और यदि बात करें कि जब हम वस्तु को विवेक से गति कराएं और प्रतिबिंब इसके वस्तु के सापेक्ष दर्पण की ओर 2v वेग से गति करता है, मतलब दुगने वेग से गति करता है। अपेक्षिक वेग का आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो 9th क्लास में, तो वो v प्लस v क्या होता है, जुड़ जाता है बच्चों। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आपके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने सीखा कि दर्पण क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो दर्पण से संबंधित कुछ बातें हमने सीखी और प्रतिबिंब का बनना सीखा। अब यहाँ पर प्रतिबिंबों को बनाने के लिए नियम वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है बेटा गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई कांच का गोला है, इसको काट करके हमने एक गोलीय दर्पण मान लो अवतल दर्पण बनाया हुआ छोटा सा। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें एक लाइन खींच देनी है बेटा इस प्रकार से। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ही है, मान लो ये ही दर्पण का टुकड़ा है। मान लो बेटा ये गोला है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, इसका केंद्र रहा होगा। तो गोले का जो केंद्र रहा होगा, ठीक है, तो उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं बच्चों वक्रता केंद्र, ठीक है। तो मान लो इस दर्पण का जो यहाँ से ये सेंटर है, मान लो जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र होगा उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो जैसे इस गोले का ये वाला कांच है, इसका जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है वक्रता केंद्र सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, मैं आपको बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, देखो ये गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है, उस गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में जो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का जो मध्य में जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, पोल बोलते हैं बेटा, ध्रुव, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, ठीक है। तो यह आता हमारा पोल, ठीक है। तो इसको पोल इसीलिए इसको पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हेडिंग डाल लेंगे ध्रुव और उसमें लिख लेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद में हमें इसकी अगली डेफिनेशन सीखनी है कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो बच्चों गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं बेटा। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हेडिंग डाल करके वक्रता त्रिज्या हेडिंग डालेंगे बच्चों और उसमें लिख लेना है, ठीक है, कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हमें सीखना है मुख्य फोकस क्या है, ठीक है। मुख्य फोकस से पहले हमें एक चीज और सीखना है बेटा, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस।
तो बेटा यहाँ पर मान लो हमने एक गोलीय दर्पण बनाया, ये इस पर हमने एक लाइन खींची, ये मान लो दर्पण का मध्य बिंदु है ये P, और इसका ये मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण का मध्य बिंदु और ये वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों। तो दर्पण के मध्य बिंदु और इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के बाद में मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बच्चों, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य फोकस की बात करें तो ये मान लीजिए बेटा हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, और हमने इस तरह से इसको मिलाया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं सुधार। ठीक है, ये मान लो हमारे पास में ये बच्चों P है, ध्रुव, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है, और बच्चों हमने एक वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से आपको बता दें कि ये वस्तु से जाने वाली एक समांतर प्रकाश किरण है। किसके समांतर बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों दर्पण से टकराने के बाद में यहाँ पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। और बच्चों मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी क्या होती है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। ठीक है, तो नियमों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे प्रतिबिंब। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिबिंबों के नियम। बेटा यहाँ पर एक तरफ मैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम बताऊंगा अवतल दर्पण के लिए, और एक तरफ उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए बेटा आपने अगर यहाँ पर ये चीजें सीख ली तो समझ लेना कि आपने किरण प्रकाश की सबसे बेहतरीन चीज सीख लिया। अगर आपको प्रतिबिंब बनाना आ गया बेटा तो किरण प्रकाश की में इससे ज्यादा फिर कुछ सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से प्रतिबिंब बनने के नियमों को जरूर सीखना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों में एक अवतल दर्पण की आकृति को लेकर के मैं आपको तीनों सिचुएशन को समझा देता हूँ। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है बेटा, तो इस वस्तु से कोई प्रकाश किरण समांतर जाती है
और जब कोई प्रकाश किरण समांतर जाएगी बच्चों, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगी, मतलब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला रूल हो गया बच्चों। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल क्या कहता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल ये कहता है बच्चों कि यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है बेटा कि यहां से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब समांतर आ रही थी तो मुख्य फोकस से गुजर रही थी, जब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी बेटा। तो दूसरा नियम ये है। अब तीसरा नियम क्या है बच्चों? तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम की बात करें, ठीक है, तीसरे नियम की बात करें बच्चों, तो तीसरा नियम क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नियम की बात करें तो यहां पर मान लो कोई भी वस्तु है हमारे पास में, इस प्रकार से कोई एक वस्तु रख देते हैं यहाँ पे बेटा, तो ये हमारे पास में ये मान लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र, ठीक है। तो थोड़ा और पीछे रखते हैं वस्तु को, तो यहाँ पर वस्तु को हमने रख दिया है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र बेटा तो ये C है। तो बेटा हम आपको बता दें, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है बच्चों, ठीक है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये तीसरा नियम हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको उत्तल दर्पण के लिए बता देता हूँ। तो उत्तल दर्पण बनाया बच्चों मैंने, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया भाई, ये उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर मैं एक वस्तु को रख रहा हूँ, तो इस तरह से ये वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण है, ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से परावर्तित हो जाती है। तो इसको पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वह मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है बेटा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम चित्र की सहायता से समझेंगे कि बच्चों यदि कोई प्रकाश किरण इस तरह से मान लो कि कोई यहाँ पर फोकस है, मुख्य फोकस, अब बेटा ऐसा लगे कि ये मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है, ऐसा लगे कि ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा रूल इसका है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लो इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, अब ये वस्तु यहाँ पे रखी है। तो बच्चों इस वस्तु से जाने वाली जो प्रकाश किरण है वो लग रहा है कि एकदम से वक्रता केंद्र पर आपतित हो जाएगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो बच्चों कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। बच्चों हमने इस वीडियो में यहाँ पर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम तक सीख लिया है। इसके आगे हम लोग गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को सीखेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से 6 स्थितियां बनती हैं और उत्तल दर्पण से जो है तो केवल 2 स्थितियां बनती हैं। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे या उनके प्रतिबिंबों के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके प्रतिबिंबों को हम एक एक स्थिति बना करके आपको समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड में, जिससे आप लोग बेहतर ढंग से उन प्रतिबिंबों को बनाना सीख सकें और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ठीक है, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल टिप्स बताई जाएगी कि आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते। और कई बार होता है कि बच्चे जो चिन्ह परिपाटी में प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, तो ये सारे डाउट्स लेकर मैं आने वाला हूं आपके अगले वीडियो में बच्चों। तो आप लोग बने रहिएगा और बेटा ये वीडियो जरूर देखें, ये आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप कक्षा 10 में अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लिया तो इंटरमीडिएट में भी आपको ये बहुत सहायक होने वाला है। तो बच्चों प्रतिबिंब बनाना जो है तो बेटा इनके जो प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रतिबिंब बनाना जरूर सीखना है, तभी आप लोग इसमें आगे कर सकते हैं, अन्यथा फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है बच्चों कि ये प्रतिबिंब बनने के नियम और जो हमने बेसिक इसमें पीछे पढ़ाया तो उसको भी आप लोग एक फेयर या नोट्स में कॉपी कर लेना है, ये लिख लेना है। उसके बाद में हम लोगों को जो आगे वाले वीडियो के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।